नमस्कार। तो वार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और आइए नजर डाल लेते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। लॉकडाउन के बावजूद कर्नाटक में मंदिर के आयोजन में सैकड़ों की भीड़ जमा, 5 गिरफ्तार। केंद्र सरकार ने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जूम ऐप का इस्तेमाल सुरक्षित नहीं। भारत में कोरोना वायरस से 437 मौतें, अमेरिका में बीते 24 घंटों में 4000 से अधिक मौतें। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में कटौती की, 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान। और महाराष्ट्र में फर्जी खबर को लेकर 2 पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के मद्देनजर देश भर में लगे लॉकडाउन के बीच कर्नाटक से लॉकडाउन के उल्लंघन का बड़ा मामला सामने आया है। ये घटना कलबुर्गी जिले के रेवूर गांव की है, जहां पर एक स्थानीय मंदिर का रथ खींचने के सालाना कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए और एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। अब आपको बता दें कि इस मामले के सामने आने के बाद रेवूर गांव को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मंदिर के ट्रस्ट और 19 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही एक डिविजनल मजिस्ट्रेट और एक सब इंस्पेक्टर को भी निलंबित किया गया है। हालांकि कुछ खबरें ये भी हैं कि जो इस इलाके की जो स्थानीय नेता है, जो कांग्रेस की जो नेता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो पिछले कुछ समय से इस मंदिर के ट्रस्ट के संपर्क में थी और ट्रस्ट ने एक तरीके से भरोसा दिलाया था कि कोरोना वायरस के मद्देनजर इस सालाना कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद ट्रस्ट ने जो है इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। अब आपको ये भी बता दें कि कर्नाटक से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के उल्लंघन का एक और मामला सामने आया है। यहाँ पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे की शादी में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। और अब अगली खबर, केंद्र सरकार ने लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन जूम ऐप को लेकर चेतावनी जारी की है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जूम ऐप बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और नागरिक जो हैं इस एप्लीकेशन के इस्तेमाल के वक्त अधिक चौकस रहें। हालांकि केंद्र सरकार ने इस ऐप के इस्तेमाल को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की है और सरकार का कहना है कि अगर आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो इन दिशा निर्देशों को ज़रूर अपनाएं। सरकार साफ तौर पर कह रही है कि जूम एप्लीकेशन के जो सर्वर है वो अधिकतर चाइना में है, जिसे लेकर सुरक्षा को लेकर, इसके प्राइवेसी को लेकर लगातार जो है वो सवालिया निशान उठते रहे हैं और लगातार सरकार कहती रही है कि ये ऐप जो है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इससे पहले खबर ये भी आई थी कि गूगल ने भी अपने कर्मचारियों के लिए एक तरीके से इस ऐप के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। और अब केंद्र सरकार का कहना है कि जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी जूम एप्लीकेशन का जो इस्तेमाल है वो ऑफिशियल वर्क के लिए नहीं करें। और अब बुलेटिन की अगली खबर, कोरोना वायरस से भारत में अब तक 437 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है वो 13,387 हो गया है। महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य बना हुआ है जहां पर संक्रमित लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है और मरने वाले लोगों की संख्या भी यहां पर सबसे ज़्यादा बनी हुई है। बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 200 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और यहाँ पर मरने वालों की संख्या अब तक 184 हो गई है। वहीं पर संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है वो महाराष्ट्र में बढ़कर 3,699 हो गया है। इसके बाद दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस से 38 मौतें हो चुकी हैं, जबकि संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है वो 1,640 हो गया है। अब अगर मैं दुनिया भर की बात करूँ तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी है, जबकि संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो 21 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से 4,491 मौतें हो चुकी हैं और अमेरिका जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। यहाँ पर कोरोना वायरस से अब तक 34,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो 6.25 लाख हो चुकी है। इसके बाद इटली में 22,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, स्पेन में ये आंकड़ा 19,000 से ज़्यादा है और फ्रांस में अब तक कोरोना वायरस से 18,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस से भारत समेत दुनिया भर के लगभग हर देश जो है वो त्रस्त बने हुए हैं। और अब अगली खबर, देश भर में कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के बीच आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र को राहत देने के लिए आज कुछ घोषणाएं की हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई है, जिसके बाद रिवर्स रेपो रेट है जो घटकर 3.75% पर आ गई है। इसके साथ ही आरबीआई का कहना है कि वो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के जरिए 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसके तहत जो 50,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक और सिडबी के बीच में वितरित की जाएगी, जिसके तहत नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए, सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए और नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही आरबीआई का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लगे लॉकडाउन के बीच देश की जो आर्थिक स्थिति है
है उस पर आरबीआई जो है वो लगातार नज़र रखे हुए है। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि राज्य के एक मंत्री की बेटी के स्पेन से वापस लौटने पर कथित तौर पर उसके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की झूठी और फर्जी खबर चलाने को लेकर एक समाचार चैनल के संवाददाता और न्यूज़ एंकर के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। अनिल देशमुख ने लगातार कई ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी मरीज के नाम का उल्लेख करना जो है वो एक तरीके से दंडनीय है और एक तरीके से इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है, जिसे लेकर चैनल के खिलाफ जो है इन 2 पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि देशमुख ने साफ तौर पर कहा है कि चैनल ने ये जानबूझकर किया है और ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। देशमुख ने कहा कि ऐसे समय में जब कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में नफरत के साथ साथ जो है एक तरीके से जो माहौल बना हुआ है, दहशत का माहौल बना हुआ है, उसे लेकर ऐसे समय में इस तरह की फर्जी और झूठे खबरें चलाना जो है एक तरीके से दंडनीय है और इसके लिए इन दोनों पत्रकारों के खिलाफ जो है एक तरीके से कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।